हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, जो कि पीजी लेवल पे लगता है। लाइफ साइंस में पीजी लेवल के लिए लगता है। और हम आज मिलने वाले हैं, हमारे साथी हैं अजीत कुमार, उनसे हम चर्चा करेंगे। ये वर्तमान में आरसीबी फरीदाबाद में इंटीग्रेटेड पीएचडी में अध्ययन कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही, आरसीबी तक की जर्नी कैसी रही, इन्होंने कैसे गेटवी के एग्जाम को क्रैक किया। तो अजीत, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। First of all, thank you, Chagan, for inviting me in this video. I am very thankful to you to get me invite for this making this video. So आज का हमारा, जैसा आपके सेशन बोला कि हमारा पूरा जो मतलब कि फंडामेंटल रहेगा कि हमें गेटवी को कैसे क्रैक करना है और कैसे गेटवी में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि गेटवी का जो एग्जाम है वो अप्रैल और मई के बीच में होगा और गेटवी एग्जाम आरसीबी कराती है और ये ऑल इंडिया में जो बायोटेक के बच्चे उनके लिए होता है। सो जैसा कि आपको पता हो कि मतलब कि मैंने भी मतलब कि एक्चुअली आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम सेंट्रल ऑफ राजस्थान इन 2018 in 2021 and after that I cleared the GATB with all India rank 15. Then I get the RCB after clearing my interview and then I am studying there for integrated PhD. सो आज का हमारा टारगेट ये रहा है कि हम कैसे गेटवी को क्लियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस, देन वी विल प्रोसीड। यस, तो अजीत, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने शिवराज से जो स्टार्ट किया आपका बीएससी, तो उसमें कैसे आपने एडमिशन लिया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर अपन पीजी लेवल पे चलेंगे। सो किया क्या कि शिवराज के लिए, जैसे कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर सीयूसीटी का टेस्ट होता है। सीयूसीटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी सीयूसीटी पीजी के नाम से और सीयूसीटी यूजी के नाम से होता है। तो मैंने उस समय सीयूसीटी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी अच्छी रैंक थी, तो उसके थ्रू मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बायोटेक्नोलॉजी मिला, जहाँ पर कोर्स था इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 5 साल का था। लेकिन वहाँ पर एग्जिट ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ पर बैचलर करने के बाद 2-3 साल बाद वहां से एग्जिट ले लिया। सो सीयूसीटी क्वालिफाई करने के बाद मैंने सीयूसीटी क्वालिफाई किया और वहां पर मुझे बायोटेक का अच्छा बैकग्राउंड मिला और मैंने वहां से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की। तो जैसे आपका बीएससी कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपने कैसे आरसीबी में एडमिशन लिया, कौन सा टेस्ट दिया, उसके बारे में आपको थोड़ा सा कैसे पता चला, फिर बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप पहुंचे। सो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि नॉलेज की कमी होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि आगे कौन सा एग्जाम देना है, कैसे क्या करना है। तो उस समय मैं भी इस चीज से बहुत उलझ रहा था और सोच रहा था कैसे करूं क्या करूं, क्योंकि जो पहले जेएनयू सेब का एग्जाम होता था वो जेएनयू कराती थी, जो कि ऑल इंडिया में बायोटेक के लिए होता था। लेकिन जेएनयू सेब को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कन्वर्ट करके गेटवी बना दिया, जिसका नाम है ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद द्वारा कनेक्ट किया जाता है। सो फिर हुआ क्या है कि इसके थ्रू इंडिया में जितने भी बायोटेक की सीटें हैं, चाहे वो नॉर्मल बायोटेक हो, वेटनरी बायोटेक हो और एग्रीकल्चर बायोटेक हो, तो इसके थ्रू तीनों को शामिल किया गया। और इसमें क्या होता है कि फेलोशिप दी जाती है। तो जो बच्चे गेटवी का एग्जाम क्लियर करते हैं बैचलर के बाद, उनको फेलोशिप मिलती है। अगर जो बच्चे नॉर्मल बायोटेक कर रहे हैं उनको मतलब कि 5000 पर मंथ, और जो बच्चे मतलब एग्रीकल्चर बायोटेक करते हैं उनको 7500 पर मंथ, और जो बच्चे वेटनरी बायोटेक करते हैं उनको कम से कम 12000 मिलता है। तो कैट भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने बैचलर किया है लाइफ साइंस से, बायोटेक से, जूलॉजी से, बॉटनी से, और आप मास्टर्स बायोटेक में परस्यू करना चाहते हो, तो आप गेटवी के थ्रू इन कॉलेजेस में जा सकते हो, जहाँ एक डिसेंट फेलोशिप के साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है और ये टोटली मतलब इंग्लिश में एग्जाम होता है, हिंदी में भी होता है, और ये बहुत ही मतलब कि हम आज एक्चुअली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अजीत, जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं, तो क्या इसमें कुछ आईआईटीज को भी इंक्लूड किया गया है? स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि आईआईटी जेम देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बताइए इसको। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मतलब सबसे बड़ी लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता नहीं है। तो जैसे कि हमारे समय भी था कि आईआईटी के लिए तो जो बायोटेक की सीटें होते हैं, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी इंदौर है, तो वहाँ भी बायोटेक की सीट्स हैं, आईआईटी बॉम्बे बायोटेक की सीट्स हैं। सो उनके लिए आईआईटी जेम का एग्जाम पहले से ही होता है। तो फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईआईटी जेम एंड गेटवी? सो एंड व्हिच एग्जाम शुड वी गिव and on which we should focus more. So सबसे मैं यहाँ पर ये डाउट को अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा आप सभी के लिए कि देखो होता क्या है, जो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी इंदौर है और आईआईटी रुड़की है, इन तीनों में बायोटेक की सीट्स होती है मास्टर्स के लिए। लेकिन आईआईटी बॉम्बे में क्या होता है कि आईआईटी बॉम्बे ने गेटवी में पार्टिसिपेट नहीं किया।
बायोटेक्नोलॉजी ने बोला कि आप सब पार्टिसिपेट करो गेट में, तो आईआईटी रुड़की और आईआईटी इंदौर ने पार्टिसिपेट किया अपने सीटों पर, लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो आईआईटी बॉम्बे की बात है बायोटेक केमिस्ट्री के लिए, तो आप उसके लिए आईआईटी जैम का एग्जाम दो। और लेकिन मैं बोलूंगा कि वहाँ पे सीटें बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप गेट भी को दोगे तो यहाँ पे करीब करीब 600 से 700 सीटें हैं ऑल इंडिया में, और इट कवर्स ऑल दोज गुड कॉलेजेस लाइक आईआईटी रुड़की, जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद। These all are the fantastic colleges, fantastic university where you can pursue your master in biotechnology and you will get that fellowship. So that is difference between IIT JAM and GATB. यस। तो फिर एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के रहता है कि गेट के लिए कितने दिन से तैयारी करें, हाँ। कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं, Exactly. कैसे उसमें थोड़ा सा जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स और ये सब भी आता है, तो कैसे आपने जो अपनी एग्जाम को क्रैक की, तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं, अपने जो विचार बताएं कि कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं। अच्छी। तो सबसे पहले देखो, जब भी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजी मैं छगन जी मैं ये मानता हूँ, स्ट्रेटजी अगर बनाना हो तो पहले आपको सिलेबस को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको सिलेबस को देखना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं गेट भी निकाल लूं यूपीएससी के स्ट्रेटजी से और यूपीएससी निकाल लूं गेट भी की स्ट्रेटजी से, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। स्टूडेंट्स का होता है कि ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, वो पढ़ नहीं लूं, होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। सो स्टडी दैट पार्ट व्हिच विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, और प्रैक्टिस वो करो जो एग्जाम में आएगा। ये नहीं कि पूरा अंधाधुन पढ़ रहे हैं, ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, ना कोई स्ट्रेटजी है ना कोई अप्रोच है, तो दैट विल लीड टू फेलियर। यस यस। तो मैं ये मानता हूँ कि चीजों को स्ट्रेटजाइज करो। तो मैंने जो अपने सक्सेस के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। जो गेट एग्जाम होता है वो डिफरेंट कैसे होता है आईआईटी जैम से। यस यस। तो जैसे कि गेट में क्या होता है कि 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। तो वहां पर आपको 60 क्वेश्चन है, 60 सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंपलसरी होते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सब में 1 मार्क्स मिलता है। बाकी जो सेक्शन बी का पार्ट हो गया, वहां पर वो टोटली आपके कोर सब्जेक्ट को होते हैं, चाहे वो आरडीटी का हो, इम्यूनोलॉजी का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हो, और उससे जो क्वेश्चन आते हैं तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपके पास बहुत चॉइसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा होता है और हमें करने कम होते हैं। सो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोग का डाउट क्या होता है कि सर इतना सिलेबस है, कवर तो होगा नहीं। बिलीव मी, यू डोंट हैव टू कवर ऑल द सिलेबस, यू हैव टू कवर जस्ट दैट पार्ट फ्रॉम विच यू कैन क्लियर योर एग्जाम। जैसे कि हमने भी जैसे फेस किया प्रॉब्लम्स, हमने भी गेट बी की तैयारी की, तो हमने फेस किया है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ऐसे हवा होता है स्टूडेंट्स का, जैसे कि टेक्निक्स होता है वो भी हवा होता है। तो कैसे आपने उसको कैसे ओवरकम किया उस हवा? मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को छोड़ दिया। अच्छा, देखो आपको एग्जाम निकालना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। मैं हर बात की बार बोलता हूँ, आपको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको अच्छी रैंक चाहिए, और उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सारे सेम मार्क्स के हैं, चाहे वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हो, चाहे वो मोलिकुलर बायोलॉजी को हो। अगर जैसे कि मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में, मतलब मुझे वेट लैब उतना मजा, ड्राई लैब उतना मजा नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि मुझे मोल बायो का भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स देगा और बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स देगा। तो फिर मुझे क्यों करना है? जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो होगा कैसे? अरे भाई, नहीं पढ़ के भी होता है। देखो मैंने ऑल इंडिया 50 लाया, मैं लाया हूँ। वहां तो एक ऑप्शन भी होता है स्टूडेंट्स के पास में कि सेक्शन पार्ट जो बी है, सेक्शन बी है, उसमें 100 में से 60 करना होता है। एग्जैक्टली। तो ये आपने ऐसे उसको लीव कर दिया। एग्जैक्टली। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी। सो आप सोचो अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो आप उस पर फोकस करोगे ना, थोड़े ना आप अपने वीक पॉइंट को पकड़ के बैठ जाओगे। तो कोशिश करना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, जहां से मैं अच्छे मार्क्स गेट कर सकता हूं। तो मैं यही बोलूंगा, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, चाहे वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, चाहे वो बायो कुछ भी हो, आप उसको पकड़िए। सबसे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और आप उसको टारगेट कीजिए। आपको वहां पर सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो आपको सोचना ही नहीं कि मुझे सारे सिलेबस खत्म करने हैं, है कि नहीं? हाँ, ये बात भी सही है। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी क्या नहीं पढ़नी चाहिए। ले लिए उन्होंने, पाथफाइंडर ले लिया, वो ले लिया, और लेनिंजर ले लिया, बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल है। तो वैसे कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। तो आप थोड़ा ब्रीफ बताइए कि कौन सी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी और आप सजेस्ट करना चाहोगे। देखो मैं ये बोलूंगा कि सिलेक्टिव चीजों को पिक करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं जिंदगी में हर चीज को कवर कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे लाइफ में लोग तो बहुत होते हैं। मेरी जिंदगी में 50 लोग हैं, लेकिन क्या 50 हमारे दोस्त हैं? नहीं। उसमें से कुछ सिलेक्टेड पीपल ही हमारे अच्छे दोस्त होते हैं जो जिंदगी भर काम आते हैं। तो हमारे पास बुक क्या है ना कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से स्टैंडर्ड बुक है। सेल मतलब कि सेलुलर बायोलॉजी की अलग बुक है, जेनेटिक्स के लिए वाटसन है, बायोकेमिस्ट्री के लिए निंजर है, सबके लिए अलग बुक है। लेकिन अभी जनवरी आ गया,
अप्रैल में एग्जाम है, 4 महीने हैं। अगर आप सारे स्टैंडर्ड बुक को लेकर साथ में आओगे तो आप 4 महीने में बस बुक ही इकट्ठा कर पाओगे, आप पढ़ नहीं ये पाओगे। भी सही। समझ रहे हो? तो आपको एग्जाम निकालना है। You don't have to know all the concepts. You have to know those specific concepts which can give you the good marks. Yes. So मैं आपको बोलूंगा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन एक पाथफाइंडर की बहुत अच्छी बुक्स आती है, आप उस बुक्स को खरीदिए, फंडामेंटल 1, 2 और बायोटेक्निक्स। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि जिस बुक से मुझे फायदा हुआ मैं उस लोगों को दूर तक पहुंचाऊं, ताकि वो चीजों में उलझे ना और Yes. सही चीजों को सही समय पर पिक करें। तो मैंने उस बुक को चूज किया और मैंने उस बुक से सारे नोट्स बनाए। जो और देखो, स्ट्रेटजी की बात करूं, चिकन जैसा आपने पूछा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा बुक का डिस्कस कर लिया। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर आप आज से तैयारी करना चाहते हो गेट बी का, तो आज जाओ गेट बी के सिलेबस को प्रिंट कराओ और जहां स्टडी टेबल में बैठते उसके सामने वो सिलेबस चिपका दो, हाँ। और जो जो उसमें लिखा हुआ है उस हर एक टॉपिक का नोट्स बनाना स्टार्ट करो उस बुक से। और अगर आपको लगता है कि बुक से समझ में नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद लगता है दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब पर जाओ, वहां पर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे चैनल्स के, उनका फायदा लो। यूट्यूब इज फ्री फॉर अस, सो यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम बाय यूजिंग द फ्री मटेरियल्स, सो यूज दैट। तो जैसे आपने बताया कि YouTube पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आपने मतलब जो हम यहाँ प्रमोशन नहीं करेंगे, बट फिर भी जो अपने को हेल्पफुल रहे, ऐसे कौन से चैनल्स थे या जो स्टूडेंट्स को फायदेमंद रहे, तो आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं ये बोलूंगा कि YouTube का, ऐसे तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स उसी पाथफाइंडर बुक से पढ़े, लेकिन जहां तक YouTube की बात थी तो वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्या होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गए तो एक बुक लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उतना मन नहीं होता है और वो बोरिंग लगता है। तो मैं क्या करता था कि जैसे कि पिछले 5 साल का 3 साल का जो गेटवी का एग्जाम है, IIT जैम का एग्जाम है, सबके सोल्व्ड क्वेश्चंस के वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो मैं उसको लगाता था कान में ईयरफोन और उसके साथ 2x पे करके और सारे वीडियो को देखता था और नोट्स बना जाता था। तो हर एक क्वेश्चन में मुझे 3 से 4 कॉन्सेप्ट नए सीखने को मिलते थे। तो मैं यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और मोस्टली I follow the IFS and Unacademy because they have the good contents and they have the good questions, so I follow that. और एक क्वेश्चन और भी रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या नहीं करें, बच्चों का ऐसे रहता है ना, थ्योरी पढ़ते जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये इम्पोर्टेंट है या मतलब? मैं सही बताऊं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप उसका टेस्ट कैसे करोगे? आप बताओ, आपने पूरा पढ़ाई कर लिया लेकिन उसका टेस्ट कैसे हुआ कि आप उसको सोल्व कर सकते हो? सिलेबस पढ़ना इज वन थिंग एंड सोल्विंग क्वेश्चन अनदर थिंग। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, मुझे फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना बहुत पसंद नहीं है। तो सिंपल थिंग है कि उसके लिए क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? फिजिक्स पढ़ने से नहीं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने से होगा। सो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सिलेबस कितना भी कवर कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो यू आर वेरी फार फ्रॉम योर सक्सेस एंड योर एग्जाम। और फिर एक क्वेश्चन और रहता है स्टूडेंट्स का कि RCB जो फरीदाबाद में है, वो तो उसमें इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन के लिए क्या अलग से टेस्ट देना पड़ता है या फिर गेटवी के थ्रू इंटरव्यूज लगते हैं, कितने राउंड में होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बताइए। हाँ, तो एक्चुअली ये चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि बच्चों में क्या होता है कि बहुत परेशानियां होती हैं कि गेट बी और RCB कैसे कनेक्टेड है और इसका एडमिशन कैसे होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि RCB जो इंस्टीट्यूट है वो गेट बी कनेक्ट कराती है और जो गेटवी के टॉप रैंक के बच्चे होते हैं अप टू 100 रैंक, उनको वो इनवाइट करती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो गेटवी एग्जाम से पहले होता है। तो आपको गेटवी एग्जाम से पहले RCB की वेबसाइट पे जाकर वहां पे IPG रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आप गेटवी में अच्छे रैंक लाओ और फिर दे विल इनवाइट यू फॉर इंटरव्यू। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उतना टफ नहीं होता है, वो 1 राउंड का होता है, अच्छा इंटरव्यू होता है। जस्ट यू हैव टू बी इन कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल डू वेरी गुड। सो ये प्रक्रिया है। ये तो बात हुई प्रक्रिया की। और इसके बाद में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या RCB कैसे मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट में अलग है, यानी कि बाकी इंस्टीट्यूट में भी जैसे गेटवी के थ्रू बहुत सारे HCB बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो उनसे कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट में अलग है? हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि जो इंटीग्रेटेड PhD कोर्स होता है वो MSc कोर्स से बहुत अलग होता है, क्योंकि MSc कोर्स में जो करिकुलम होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड PhD कोर्स है उसमें करिकुलम 7 साल का होता है और 5 साल का होता है। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज एग्जिट ऑप्शन। अगर आप RCB में इंटीग्रेटेड PhD में जाकर इंटरव्यू क्लियर करके पहुंच गए और आपको MSc के बाद कंटिन्यू नहीं करना है तो आप MSc के बाद एग्जिट कर सकते हो, लेकिन जो उसका करिकुलम होता है वो डिजाइन अलग होता है। तो वहां पर आपकी जो फेलोशिप होती है वो 5,000 के बजाय 16,000 पर मंथ होती है। तो आपको लगातार 2 साल तक 16,000 पर मंथ मिलेगा और उसके बाद अगर आपको PhD कंटिन्यू करना है तो आपको कोई ना कोई JRF की फेलोशिप निकालनी पड़ेगी, चाहे वो CSIR हो, ICMR हो, DBT हो, उसको क्लियर करो और उसके बाद आप वहां पे PhD कंटिन्यू कर सकते हो।
Otherwise, if you don't want to continue the PhD, then you can take exit after the MSc, and that's all. और बहुत से स्टूडेंट्स का अजीत क्वेश्चन रहता है कि आरसीबी जो है बहुत से जैसे कि जेएनयू, एचयू, बीएचयू इन सब से अलग क्यों है, यानी कि क्या डिफरेंशिएट कर कैसे अलग है जिससे कि यहाँ पे आरसीबी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, या रिसर्च वर्क कुछ अलग है। तो ये एक तो कोई मान लीजिए एचयू में पढ़ रहा है स्टूडेंट और एक आरसीबी में पढ़ रहा है, तो उसको कैसे वो अलग डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसको वो कैसे अपन की यहाँ पे क्या चीज है ऐसी जो आरसीबी में आना चाहिए, वो आप बताइए। देखो बात ये है कि जो आप जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद कहीं और जाते हो और एक आप आरसीबी जाते हो, तो होता क्या है कि आरसीबी में जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका पूरा 1 ईयर का डेडिकेशन होता है, और वो 1 ईयर टोटली लैब में होता है जहां पर पीएचडी वाले काम करते हैं। सो यू आर जस्ट अ पीएचडी स्टूडेंट, यू आर नॉट बी ट्रीटेड लाइक एमएससी स्टूडेंट। क्या आप एमएससी हो तो आप कम काम कर लो, आप ये करो, नो, आपको कोर्स वर्क भी करना है, आपको रिसर्च भी करना है, दोनों पैरेलल करना है और उतना ही इफिशिएंटली करना होता है। तो हम पे प्रेशर भी ज्यादा होता है, और आपको पता है जिससे प्रेशर ज्यादा होगा वो अच्छे काम करेगा, अच्छा मेहनत करेगा तो अच्छा निखरेगा भी। तो वहां पर पीएचडी का, वहां पर एमएससी का ये फायदा है कि वहां पर लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे कि आपका खुद का प्रोजेक्ट होगा जो आपको एमएससी में 1 साल में डिफेंड करना है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप उस प्रोजेक्ट को 5 साल तक लेकर जा सकते हो। सो वहां पर जो टेक्निक्स है, वहां पर फंडिंग है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मैंने वहां पर एमएससी में ही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सीखा, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी सीखा, मैंने माउस में हार्डलिंग सीखा, माउस का इंट्रावेनस ब्लड देना सीखा। तो ये सब चीजें मेरे प्रोजेक्ट की पार्ट थी, तो मैं वहां पे सीख गया। लेकिन जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से चाहे बैचलर करते हैं या मास्टर्स करते हैं तो वहां पर ये चीजें नहीं मिलती है। लेकिन हमारे आरसीबी में क्या है कि वहां पर यह आपको अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल जाती है कि आपका जो कोर्स है वो इंटीग्रेट पीएचडी है। So you can continue your project up to PhD. But if you are not liking the research area and you want to take exit, then you can take after the MSc. So this will be a good opportunity for a research. अजीत, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सिलेबस तो इतना बड़ा है और कैसे इतने जल्दी से प्रिपरेशन कर लेंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी है, टेक्निक्स भी है, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वहां पर 100 क्वेश्चन में से आपको ओनली 60 करना है, तो 40% तो करना ही नहीं है। तो आपको बस वो पोर्शन पढ़ना है जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, जो पढ़ने में मजा आता है। जैसे कि मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने में उतना मजा नहीं आता तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने फोकस कहाँ किया, इम्यूनोलॉजी पे, मोलिकुलर बायोलॉजी पे, रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी पे और इस सब पे। तो जो आपका चॉइस है, जो आपका इंटरेस्ट में है और जो आपको इजी लगता है आप उसको पढ़ो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर आप गेटवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि सारे सिलेबस कवर करेंगे तभी निकल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी नहीं किया था और किसी ने भी नहीं किया था। तो आपको ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपको पढ़ने में मजा आए और जो आप अच्छे से कर पाओ। तो ये तो प्रिपरेशन का आपका स्ट्रेटेजी था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि बुक्स के बारे में, जैसे आपने बताई दिया, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि ऑनलाइन पे ये चैनल देख लूं, ये चैनल देख लूं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ देखो, बुक्स का तो मैंने बता दिया कि पाथफाइंडर को फॉलो करो, सारे नोट्स बनाओ और नोट्स का कम से कम 3 बार रिवीजन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर उसका एक और शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसको आप लेकर कैरी कर सको और पढ़ सको। टिप्स एंड ट्रिक्स का एक अलग से बनाओ नोट्स, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हाथ पे होने चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, मोल बायो के लिए। और उसके बाद जहां तक बात रही कि स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि कम से कम डेली आप 4 घंटे तो सेल्फ स्टडी दो, जिसमें कि आप 2 घंटे न्यू कंसेप्ट को पढ़ो, 1 आवर में आप पुराने कंसेप्ट को रिवीजन करो और 1 आवर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब जहां तक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है कि देखो होता क्या है कि हम बुक लेकर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो बोरिंग लगता है, हमें मन नहीं करता, हम बोर हो जाते हैं। तो आप यूट्यूब पर जाओ, वहां पर बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा, प्रमोशन वीडियो नहीं है लेकिन आपको जरूरी है। तो IFS हो गया, अनअकैडमी हो गया, तो इन सब जो वीडियो होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनके पास क्या होता है कि पिछले 5 साल का, 10 साल का पूरा वीडियो सोल्व क्वेश्चन होता है। तो आप उस वीडियो को स्टार्ट करो और कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, और हर एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को लिखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया गया उसको लिखो, और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई गई उसको लिखो। तो इससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती है, क्वेश्चन समझते कैसे, उसका आइडिया मिल जाता है और वो अच्छा समझाते हैं। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब का हेल्प लो और कॉन्सेप्ट्स के लिए अपने उस पाथफाइंडर बुक का हेल्प लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी 1-2 कॉपी बना लो वही यूट्यूब से कर करके, और उन सब का रिवीजन करो अच्छे से। और फाइनल क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आपने एक गेटवी के बारे में थोड़ा सा समराइज कर दी कि कैसे इसमें आपको एग्जाम देना है, फिर आरसीबी में कैसे, थोड़ा सा एक ब्रीफ। हाँ, ये ब्रीफ मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने गेटवी का एग्जाम दिया तो गेटवी एग्जाम से पहले आपने आरसीबी के लिए रजिस्टर कर रखा है, फिर गेटवी का एग्जाम होगा और गेटवी में आपकी अच्छी रैंक आएगी तो फिर आपको आरसीबी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहां पर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप कम से कम 22 बच्चों को लेते हैं, जिसमें से 2-3 फॉरेन नेशनल के होते हैं मतलब, और 20 स्टूडेंट्स इंडियन होते हैं और उनको लेते हैं, और वहां पर एक डिसेंट फेलोशिप मिलती है 16,000 पर मंथ आपकी जो पूरी एमएससी के लिए मिलेगी, और उसके बाद आपको फेलोशिप क्वालिफाई करना पड़ता है पीएचडी के लिए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी एस्पायरेंट्स हु आर करंटली प्रिपेयरिंग
preparation for the GAT B. So your main target will be the RCB, and after that you are certainly going to get that JNU, SCU, Hyderabad, and all those university. So I will say that कि please prepare GAT B with all this strategy which we are giving right now. And मैंने ये बताया आपको कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए. कंसिस्टेंसी कैसे आएगा? हर दिन पढ़ाई करनी है. सुबह उठो, सबसे पहले उठ के अपना एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन के अनुसार डेली चीज़ों को फॉलो करो और उसको स्टडी करो. और ये रूटीन होना ही होना चाहिए हर दिन का, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. होता है क्या कि हम टेबल पे बैठे तो रहते हैं लेकिन उतनी एफिशिएंसी नहीं आती. क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है. हमें टेबल पे बैठना है, सोचे कि हमें 2 घंटे में ये काम खत्म करना है, और टेबल से 2 घंटे तक उठना नहीं है. भले हम वहाँ पे कुछ भी करते रहें लेकिन हम उठेंगे नहीं. इससे क्या होता है कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, समझिए. और कंसिस्टेंसी के लिए रूटीन बनाओ और अच्छे से करो. तो मुझे लगता है कि अप्रैल में एग्जाम है, तो 2-3 महीने इज इनफ है आपको इस एग्जाम को अच्छे रैंक से निकालने के लिए. और आपको मैंने सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बता दिए हैं कैसे करना चाहिए, क्या करना है. तो आई होप यू विल डू ऑल द बेस्ट. और आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? हाँ अजीत, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि जैसे कि स्टूडेंट्स को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट्स को कुछ क्यूरी रहती हैं, तो आपका मैं व्हाट्सएप नंबर देना चाहूंगा. तो स्टूडेंट्स को जो भी क्यूरी रहे आप उनको आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देना. लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि बिना मतलब लोगों के क्वेश्चन इतने गंदे गंदे आते हैं. वो क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर ओबीसी का कितना क्राइटेरिया है, SC ST कितना क्राइटेरिया है, फीस कितनी है, एग्जाम का सेंटर यहाँ दिया है, देने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सर एग्जाम घर से बहुत दूर है, सर मॉर्निंग शिफ्ट मिल गया, ये मिल गया. ये सब क्वेश्चन फालतू का नहीं. अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है कि समझ ये समझ नहीं है इसको मैं कहाँ से पढ़ूं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ो. अगर सर मैं लॉन्ग आवर तक नहीं बैठ पा रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कैसे करनी है, कम समय में ज़्यादा पढ़ कैसे सकते हैं, और GAT B के लिए और कहाँ से तैयारी करो, तो ये सब मेरे से पूछिए. अच्छे क्वेश्चन पूछिए. मतलब जो क्वेश्चन मतलब फंडामेंटल है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो क्वेश्चन पूछिए. हाँ, तो आज के लिए आप हमारे से जुड़े. हाँ अजीत, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और हम ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़िए. जैसे भी जो भी क्यूरीज होंगी उनके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अच्छे से Sure. Thank you so much for inviting me in this video, and I will always try to support all the students who are preparing for the examination, because once I was also there and preparing for the exam, and I don't have such guidance, but I want to provide that. So अगर किसी को भी जरूरत हो, रियल में जेन्युइन क्वेश्चन हो, you can surely ask that and I will surely answer you, but don't try to waste the time and मतलब utilize the time properly, and all the best for your exams, and go and prepare for your exams, and use all those strategy which we have shared in this video. And thank you so much for listening this. थैंक यू अजीत. और ये होप ये वीडियो जो पूरा है आपकी गाइड जितना भी आपने बताया स्टूडेंट्स को, जो स्ट्रेटजी बताई, वो हेल्पफुल रहेगी. इसके लिए धन्यवाद आपका अगेन. ओके, थैंक यू.